हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट आप सभी जानते हो कि हमारा टारगेट है, हमको बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे भी करके 95 प्लस स्कोर करना है हर एक सब्जेक्ट में। चाहे फिर वो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट हो, वो हमारा हिंदी सब्जेक्ट हो, या फिर वो हमारा मैथ सब्जेक्ट हो। ठीक है, कैसे भी करके हमको 95 प्लस स्कोर करना है। ठीक है, तो देखिए आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश में हमको 70 नंबर की पक्के सीरीज में। आज की इस क्लास में हम देखने वाले 23 नंबर बिल्कुल पक्का। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने ये क्लास एकदम शुरू से लगा करके एकदम लास्ट तक देखी, यानी इस क्लास को अगर आपने शुरू से लगाकर एकदम एंड तक देखा, तो मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस क्लास में मैं आपको वो चीज़ें करवाने वाला हूं जिन चीज़ों को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके 23 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। देखो स्टूडेंट, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ इस क्लास के अंदर कि मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, जैसे कि आप सभी जानते हो, सबसे पहले यहाँ ध्यान से समझो। सबसे पहले आप सभी जानते हो कि हमारे इंग्लिश में सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो प्रोज होता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो पोएट्री होती है। ठीक है, इसके बाद यदि मैं बात करता हूँ तो सप्लीमेंट्री होती है। ठीक है भाई, तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो हमारी केवल 3 चीज़ें होती हैं जहाँ से 23 नंबर आप बिल्कुल पक्के कर सकते हो। सबसे पहले हमारा प्रोज सेक्शन होता है, दूसरा हमारा पोएट्री सेक्शन होता है, तीसरा हमारा सप्लीमेंट्री सेक्शन होता है। अगर मैं बात करता हूँ इन 3 सेक्शन से तो कहाँ कहाँ से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूँ, देखिए ध्यान से एकदम समझिए, हमारे बोर्ड परीक्षा में क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमारे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, हमारे पेपर में सेंट्रल आइडिया आता है, हमारे पेपर में पोएम आती है। यानी इन 4 टॉपिक को अगर आज की इस क्लास में आपने पढ़ लिया माय डियर स्टूडेंट, आपके 23 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और हर एक क्वेश्चंस को आपको समझाएंगे और सारी चीज़ें आपको कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डियर स्टूडेंट मैं डिस्कस करूंगा आज की इस क्लास के अंदर सबसे पहले शॉर्ट आंसर। सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर्स को डिस्कस करेंगे और सभी लोग कृपया करके इनके नोट्स ज़रूर से तैयार कर लेना। ठीक है, नोट्स ज़रूर से तैयार कर लेना। और हाँ, जितने भी स्टूडेंट ये चाहते हैं कि भैया हमको आप लोग, मतलब जितने भी स्टूडेंट ये चाहते हैं कि भैया कैसे भी करके हमें वो क्वेश्चंस बता दीजिए जो कि हमारे पेपर में एकदम श्योर हैं, 100% एकदम आने वाले हैं, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा स्टूडेंट कि आपके लिए मैंने शॉर्ट आंसर्स प्लस लॉन्ग आंसर प्लस एमसीक्यू यानी इन तीनों की कंबाइंड एक ई बुक तैयार की है। और उस ई बुक का प्राइस केवल और केवल हमने मिनिमम रखा है, इतना मिनिमम रखा है कि आप लोग उस प्राइस से 3 समोसे या फिर 2 समोसे 1 या 2 मिनट में ऐसे कह सकते हो खा लेते होंगे। तो अगर आपको एक बार अपना समय बचा करके, अपना दिमाग लगा करके अगर आपको ई बुक लेनी है, क्योंकि अगर आपने एक बार ई बुक ले ली ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो क्वेश्चंस आपके एकदम बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो इस ई बुक को अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने भाई लिंक डाल दिया है और ऑल स्टूडेंट जल्दी से परचेस कर लीजिएगा क्योंकि समय बहुत कम है, 100 स्टूडेंट्स के लिए केवल ये ऑफर है। ठीक है, अब चलिए अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले अपने क्वेश्चंस पर, यानी हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये नोट करना है। क्वेश्चन हम लोगों का है कि वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। अब देखो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो कितनी बार ये पेपर में आया हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ तो 2022, 2023, 2024 और 2025 के परीक्षा में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर क्वेश्चंस को आपको नोट करना है तो आप नोट करोगे कि लेंचो वाज एंग्री, लेंचो क्रोधित हुआ, ऑन काउंटिंग द सिंस इट वाज लेस देन द अमाउंट ही हैड आस्क्ड फॉर। अब देखो यहाँ से क्या होता है कि जो लेंचो होता है जब वो पैसे गिनता होता है, ठीक है, तो वो गुस्सा हो जाता है, वो एंग्री, वो क्रोधित हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसने जो अमाउंट कह सकते हो कि मांगा था पत्र में, वो अमाउंट उसे सही प्राप्त नहीं हुआ था। इसकी वजह से क्या होता है कि जो लेंचो होता है वो एक प्रकार से क्रोधित हो जाता है लेटर को पढ़ते समय। आगे देखिए, ही हैड फर्म फेथ दैट गॉड कुड नाइदर मेक अ मिस्टेक नॉर कुड डन वाट वाज रिक्वेस्टेड। तो इतना पूरा क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है। इस वाले क्वेश्चन का इतना आंसर आपको पूरा नोट कर लेना है
और ये क्वेश्चंस आपके 2026 बोर्ड परीक्षा में 101% आ सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को नोट कर लेना। चलिए इसके बाद आपको अगला क्वेश्चंस नोट करना है। यदि मैं अगले क्वेश्चंस की बात करता हूं, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट आपका है क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड आ रिप्लाई टू लेंचो फर्स्ट लेटर एड्रेस्ड टू गॉड। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ हमारे सेकेंड क्वेश्चंस के बारे में, तो देखो यहाँ कह रहा है कि व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड आ रिप्लाई। मतलब कि क्वेश्चन से यहाँ से हमसे यह कहना चाह रहा है कि पोस्ट मास्टर ने क्या रिप्लाई दिया, पोस्ट मास्टर ने क्या रिप्लाई दिया। व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड आ रिप्लाई टू लेंचो फर्स्ट लेटर टू एड्रेस टू गॉड। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करता हूं तो क्वेश्चन हमसे यह कहना चाह रहा है कि जो पोस्ट मास्टर होता है जब वो लेंचो के लेटर को पढ़ता है तो पढ़ने के बाद में लेंचो के लेटर को वो किस प्रकार से रिप्लाई देता है। अब लेंचो का जो लेटर था उसका कुछ ना कुछ तो उसको उत्तर देना ही था, या फिर वो यह कह सकता था कि ये जो पत्र है ये भगवान के लिए लिखा गया तो हमें इसमें क्या ही लेना देना। अब भगवान तो होते नहीं है, मतलब भगवान तो कहाँ ही इस पत्र को पढ़ने आएंगे। लेकिन लेंचो ऐसा नहीं करता है, उस पत्र को प्रॉपर पढ़ता है और उसमें देखता है कि क्या क्या चीज़ें जो भी व्यक्ति है उसने लिखी हुई हैं और उसकी समस्या का समाधान भी करता है। तो वही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि लेंचो क्या रिप्लाई देता है। ठीक है, पोस्ट मास्टर क्या रिप्लाई देता है लेंचो के लेटर को। तो चलिए आगे इस क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं। तो स्टूडेंट आंसर में आप यहाँ से लिखेंगे और बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो आज की इस क्लास के अंदर आपके 23 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लिखोगे द पोस्ट मास्टर वाज अ काइंड हार्टेड एंड एमाइबल मैन। अब देखिए जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत ही दयालु व्यक्ति था। कैसा था? बहुत ही काइंड हार्टेड व्यक्ति था, बहुत ही हृदय मर्म स्पर्शी यानी दयालु व्यक्ति था। एमाइबल मैन, ठीक है, एक निष्ठावान एक दयालु व्यक्ति था। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई लेंचो फर्म फैथ इन गॉड। और जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो के अटूट भगवान के विश्वास पर, लगन पर क्या हो जाता है? इम्प्रेस हो जाता है। एंड टू सस्टेन दैट फैथ ही सेंट रिप्लाई टू लेंचो। और इस तरीके से वो लेंचो को रिप्लाई देता है। क्या रिप्लाई देता है? वो रिप्लाई देता है लेंचो के, जो लेंचो ने पैसे मांगे हुए थे उस पत्र में, तो वो उस पत्र के पढ़ करके उन पैसों को लेंचो के पास पत्र के जरिए भिजवाता है। तो यह होता है पोस्ट मास्टर का लेंचो को रिप्लाई देना। ठीक है, तो इतना आंसर आपको लिख देना है इस वाले क्वेश्चंस में और केवल आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना शॉर्ट वाले, क्योंकि मैं शॉर्ट क्वेश्चंस अभी करा रहा हूं, तो ये हमारे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे ये हमारे परीक्षा में 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे। कितने कितने नंबर के? ये हमारे परीक्षा में 3-3 नंबर के आएंगे। तो इस चीज़ को आपको एकदम अच्छे से समझ लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, इसको आप जरूर से नोट कर लेना। यदि मैं अगले क्वेश्चंस की बात करता हूं, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। अब देखो यहां पर क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करना आप लोग। अब यहां पर अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा नई चीज पूछी गई है, बट कुछ नया नहीं है। आपके देश में जो चीजें चल रही है ना वहीं से इस क्वेश्चन को उठाया गया है। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं तो क्वेश्चन यहां पर हम लोगों का है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। एक नेशन यानी एक राष्ट्र की कह सकते हो सबसे ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी वेल्थ क्या होती है, सबसे बड़ी वेल्थ, सबसे बड़ी ताकत क्या होती है। तो एक राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है, ये किसके अनुसार पूछा गया? ये मंडेला के अनुसार। ये मंडेला ओपिनियन देती हैं। तो मंडेला हमारी ओपिनियन देती है कि इन मंडेलाज ओपिनियन द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, एक नेशन, एक राष्ट्र की सबसे अधिक, सबसे मजबूत जो ताकत होती है, इज नॉट अ मिनरल्स एंड जेम्स। मिनरल्स नहीं, जेम्स नहीं, बल्कि बट लेकिन
गुड एंड ऑनेस्ट सिटीज़न, वहाँ के कह सकते हो वहाँ के ऑनेस्ट मतलब कि ईमानदार और अच्छे लोग होते हैं। क्या होते हैं? ईमानदार और अच्छे लोग होते हैं एक राष्ट्र की असली ताकत। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, एवरी क्वेश्चंस को मैं आपको समझा रहा हूँ और सारे क्वेश्चंस को आपको नोट करना है। इस क्लास को देखने के बाद आपके 23 मार्क्स बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमको ना केवल मात्र इतने रुपए पे करके, केवल इतने रुपए से मात्र इतने रुपए पे करके हमको ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है और हमको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएं जो हमारे पेपर में आने वाले हैं, तो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लेना। आपको मैंने एक कह सकते हो कि बूस्ट लिंक दिया हुआ है। कैसा लिंक? बूस्ट लिंक। उस लिंक को अगर आप क्लिक करोगे तो आपको वहां पर ये वेबसाइट ले जाएगी जहां पर से आप मात्र 15 रुपए पे करके इंग्लिश की ई बुक परचेस कर सकते हो। 100 स्टूडेंट के लिए ऑफर है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लेना, ठीक है। विद आंसर के साथ सारी चीज़ें आपके लिए तैयार की गई हैं। बहुत मेहनत लगी है ई बुक को तैयार करने में, तो एक बार आप ई बुक जरूर से चेक कर लेना, ठीक है। इसके बाद यदि मैं आगे क्वेश्चंस की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 की, तो 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। यानी अब ये क्वेश्चन हमसे यह कहना चाह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी भैया मंडेला के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? मंडेला के अकॉर्डिंग इज नॉट फ्री। यानी मंडेला के अकॉर्डिंग क्या चीज़ थी जो फ्री नहीं थी। यदि मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप एक बार पढ़ेंगे और आंसर आपको पता चल जाएगा। देखिए आप नोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट कि मंडेला थिंक्स दैट द ऑपरेजर इज नॉट फ्री। मंडेला के अकॉर्डिंग ऑपरेजर तो था ना, ऑपरेजर जो था वो हमारा फ्री नहीं था। दिस इज बिकॉज अ मैन, क्योंकि यह एक कारण था लोगों का। हु टाक्स अवे अदर्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, क्योंकि बाहर के जो प्रिजनर थे इससे क्या करते थे? घृणा करते थे। इस वजह से जो ऑपरेजर था वो फ्री नहीं था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मंडेला नाइदर द ऑपरेजर नॉर द ऑपरेस्ड इज फ्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है। और इसके बाद मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन के बारे में, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ से अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लगा करके, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लगा करके क्वेश्चन नंबर 5 तक जितने भी क्वेश्चंस आपने डिस्कस किए, मैंने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए और जितने भी क्वेश्चंस आपने नोट किए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट आपके प्रोज के थे। किसके थे? प्रोज के, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट प्रोज के ये 5 क्वेश्चंस एग्जाम से पहले एकदम रट के चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की, तो हु वाज एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक कौन था या फिर एनी फ्रैंक कौन थी? वेयर डिड सी राइट अ डायरी, और वो डायरी क्यों लिखा करती थी? तो आंसर में आप लिखोगे कि एनी फ्रैंक वाज अ 13 ईयर्स ओल्ड ज्वेल्स गर्ल, ठीक है। कैसी गर्ल थी? 13 साल, कह सकते हो 13 साल की एक ज्वेल्स गर्ल थी। कौन सी थी? ज्वेल्स गर्ल थी। सी ही राइट अ डायरी इन एम्स्टर्डम, वो क्या करती थी? डायरी लिखा करती थी एम्स्टर्डम, इन एम्स्टर्डम, ठीक है। तो इतना आंसर आप इस क्वेश्चन में नोट कर लेंगे। और इस तरीके से प्रोज के ये 1 से लगा करके 5 तक जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए आज के क्लास के अंदर, होपफुली क्वेश्चंस आपने बहुत ही अच्छे से नोट किए होंगे। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको इस तरीके से क्लासेस चाहिए हैं इंग्लिश की, कि आपको ग्रामर की क्लास दी जाए जिसमें आपके ग्रामर के जितने भी नंबर के क्वेश्चंस आते हैं सारे आपके क्लियर हो जाएं, तो कमेंट करना। इसके बाद अगर आपको हिंदी की ऐसी वीडियो चाहिए कि हमको हिंदी में कम से कम 20 नंबर के टॉपिक लेकर आइए जिसमें हमारे 20 नंबर क्लियर हो जाए, तो आपके लिए उसके लिए कमेंट करना है। लेकिन इस वीडियो को कम से कम आपको हर स्टूडेंट तक शेयर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको पता है क्लास 10 से रिलेटेड सबसे बेहतर तैयारी आपकी कराई जाती है। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आगे, तो आपको मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग में कि सबसे पहले हमारी प्रोज आती है, फिर पोएट्री आती है, फिर सप्लीमेंट्री आती है। लेकिन हमने थोड़ा सा कह सकते हो चीज़ें बदल दी हैं। होता क्या है कि सबसे पहले आपके पेपर में प्रोज आता है और फिर आपकी पोएट्री आती है, ठीक है,
और फिर कहीं आपकी सप्लीमेंट्री आती है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, प्रोज के ले लिया और फिर सप्लीमेंट्री को ले लिया। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर सेकेंड चीज़, वो है सप्लीमेंट्री। अब यहाँ से हम लोग सप्लीमेंट्री के हर एक क्वेश्चंस को समझेंगे, जितने क्वेश्चन जहां से भी आते हैं सारे क्वेश्चन समझेंगे, और एवरी प्रश्न आपका बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं पहले प्रश्न की बात करता हूं, तो सबसे पहला अगर मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाई मटिल्डा बोरोड द नेकलेस। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखोगे? अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है ना कि वाई मटिल्डा बोरोड द नेकलेस, और 100% दिखेगा जरूर ये क्वेश्चन, ठीक है, जरूर आएगा पेपर में, तो इसको आपको नोट कर लेना है। इसके आंसर को क्या लिखना है आप लोग, तो यहाँ पर आंसर आप इसका लिखेंगे कि मटिल्डा हैड टू गो टू एंड अटेंड द पार्टी। मतलब कि क्या होता है कि मटिल्डा जो होती है, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि नेकलेस के साथ में क्या हुआ था, नेकलेस के साथ में क्या हुआ था। तो देखो, मटिल्डा हैड गो टू अटेंड द पार्टी। मटिल्डा जो होती है वो पार्टी के लिए यानी एक फंक्शन के लिए जाती होती है, ठीक है। सी हैड नो ज्वेल टू वियर, और उसके पास पहनने के लिए कोई भी ज्वेलरी नहीं थी। सो सी हैड टू बोरो द नेकलेस, इसलिए क्या होता है कि वो नेकलेस को क्या कहती है, कह सकते हो कि अपनी फ्रेंड या फिर अपनी दोस्त से नेकलेस को उधार ले लेती है। और ये होता है पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये नोट कर लेना है, 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ कि यह क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चंस की, ठीक है, तो यहां से देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि व्हाट वेयर द रीजन फॉर मटिल्डा अनहैप्पीनेस। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा गया कि जो हमारी मटिल्डा होती है, यानी जो हमारी मटिल्डा होती है वो अनहैप्पीनेस, वो दुखी क्यों होती है, वो अपनी लाइफ में दुखी क्यों होती है। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानेंगे कि जो मटिल्डा आखिर में होती है, ठीक है, जो हमारी मटिल्डा होती है वो अपनी लाइफ में कह सकते हो कि दुखी क्यों होती है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे यहाँ से कि हर वांट टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, यानी जो हमारी मटिल्डा होती है, हर का मतलब यहाँ से मटिल्डा से है, ठीक है, मटिल्डा से, ठीक है। तो आप यहाँ पर मटिल्डा भी लिख सकते हो। तो मटिल्डा वांट टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ वाज द रियल कॉज ऑफ हर हैप्पीनेस, ठीक है। तो मतलब कि उसके दुखी रहने की वजह, सबसे मेन वजह होती है कि वो जिस तरीके की लाइफ चाहती थी उस तरीके से लाइफ वो जी नहीं रही थी। और इसके पीछे का एक कारण होता है, क्योंकि जहाँ पर भी उसका विवाह होता है, जहाँ पर उसकी शादी होती है, वो व्यक्ति कह सकते हो उसको पूरी तरीके से अच्छी लाइफ नहीं दे पाता है, क्योंकि उसका मन था कि उसको हर प्रकार की ज्वेलरी मिलनी चाहिए और घर में हर प्रकार की सुविधा होनी चाहिए, हर प्रकार के उसको कपड़े मिलने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मटिल्डा को नहीं मिलती हैं। इस वजह से क्या होता है कि मटिल्डा जो होती है वो अपने लाइफ में कैसी होती है, पूर्णतः खुश नहीं होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर आपको नोट कर लेना है। इसके बाद आगे के क्वेश्चन की मैं बात करता। चलिए भाई आगे अगर आप अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो तीसरा क्वेश्चन नंबर आप लोग नोट करेंगे सप्लीमेंट्री का, जो कि 2023, 24 और 25 में पूछा गया है। क्वेश्चन हम लोगों का है कि वाई डिड सुलेखा स्टार्ट स्टैमरिंग, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे ना, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो हर बार मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लो या फिर इसको नोट कर लो। सारे क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं यदि आपको 23 में 23 मार्क्स क्लिक करने हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को नोट कर लो। इसका आंसर आप लिखना कि सुलेखा हैड सस्टेन्ड हेड इंजरी, सी वाज अ स्लो लर्नर चाइल्ड, नो वन यूज्ड टू टॉक टू हर, एज अ रिजल्ट सी स्टार्टेड स्टैमरिंग। फिर से एक बार बताता हूं, देखो दोबारा सुनो कि सुलेखा हैड अ सस्टेन हेड इंजरी, ठीक है, सी वाज अ स्लो लर्नर चाइल्ड, नो वन यूज्ड टू टॉक टू हर, एज अ रिजल्ट ही स्टार्टेड स्टैमरिंग।
ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाई डिड सुलेखा स्टार्टेड स्टैमरिंग, तो सुलेखा जो होती है वो स्टैमरिंग क्यों स्टार्ट कर देती है करना, तो इसके पीछे का कारण यानी रीज़न इस आंसर में आपको दिया गया है। सभी लोग नोट कर लेंगे, काफ़ी बार ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आया हुआ है, तो मेक श्योर ये क्वेश्चंस आपको 2026 के पेपर में ज़रूर देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग नोट करेंगे। अगला प्रश्न नंबर 5वां, यहाँ क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हु वाज ग्रिफिन यानी ग्रिफिन कौन था, व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड, और उसने क्या खोज की थी। तो यहाँ से अगर आप आंसर को लिखेंगे तो आंसर आप लिखेंगे कि ग्रिफिन वाज अ साइंटिस्ट, ठीक है। ग्रिफिन वाज अ साइंटिस्ट, ही डिस्कवर्ड दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल एंड ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ते ही समझ गए होंगे ग्रिफिन कौन था। तो ग्रिफिन एक प्रकार का साइंटिस्ट था। ही डिस्कवर्ड द ह्यूमन, उसने एक खोज की थी ह्यूमन के लेकर, मनुष्यों पर एक खोज की थी, या फिर मनुष्य को लेकर एक खोज की थी। उसने खोज ये की थी कि जो मनुष्य की बॉडी होती है उसको मैं इनविजिबल कर सकता हूँ, ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ, किसकी तरह, लाइक आ शीट ऑफ ग्लास, एक ग्लास की जो शीट होती है उसकी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, एक मनुष्य की बॉडी को इनविजिबल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ग्रिफिन कौन था, ग्रिफिन साइंटिस्ट था, वो उसने खोज की थी कि मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी मनुष्य की बॉडी को एक ग्लास, एक ट्रांसपेरेंट की तरह क्या कर सकता हूँ, उसको मैं इनविजिबल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये खोज की थी ग्रिफिन ने। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। फिर से बोल रहा हूँ कि भाई जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, एवरी क्वेश्चंस आपके बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग नोट करेंगे। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि वाई डिड भोली आई हैड फर्स्ट एग्री टू अनइक्वल मैच। अब देखिए यहाँ पर इतना क्वेश्चन समझना, वाई डिड भोली आई हैड फर्स्ट एग्री टू अनइक्वल मैच। अब इतना क्वेश्चन समझना, फिर इसके बाद कह रहा है कि वाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, और उसने मैरिज को बाद में रिजेक्ट क्यों कर दिया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानेंगे और पढ़ेंगे और नोट करेंगे कि भोली रिफ्यूज्ड टू मैरी बिसंबर बिकॉज, यानी कि भोली ने रिफ्यूज्ड यानी मना कर दिया था, किसके लिए, मैरी यानी विवाह के लिए, किससे, बिसंबर से। क्यों मना कर दिया था, बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज ग्रीड, क्योंकि उसके कह सकते हो उसके लालच की वजह से उसको मना कर दिया था। ही डिसाइडेड टू, ठीक है। आगे आप लिखोगे ही डिसाइडेड टू अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, ठीक है। और इतना क्वेश्चंस का आंसर अगर आप लिख दोगे तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चंस के आंसर का नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से लेकर हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 5 तक, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किए। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हमने आपको बताए हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सप्लीमेंट्री के थे, ठीक है। यानी एवरी क्वेश्चन जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया, यानी 5वां क्वेश्चन, ये 4था क्वेश्चन, ये 3रा क्वेश्चन, इसके बाद 2रा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन, तो मतलब कि हम प्रोज के 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम सप्लीमेंट्री के भी 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यानी सप्लीमेंट्री के भी 5 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के, यानी ऐसे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूँ माय डियर स्टूडेंट जो कि आपके पेपर में 4 मार्क्स देकर के जाते हैं। और मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं आपको प्रोज भी डिस्कस करूँगा और साथ ही साथ मैं आपको सप्लीमेंट्री भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो इतने क्वेश्चंस की बारी, जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं और तैयार करने हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोज के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले अगर मैं पहले प्रश्न की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 की, तो सबसे पहला जो हम लोगों का क्वेश्चन है ये हमारा प्रोज का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये हमारा प्रोज का लॉन्ग क्वेश्चन है। और आपको मैं बता दूँ, जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ये हमारे पेपर में टोटल 4 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के आते हैं, तो यह हमारे पेपर में टोटल 4 नंबर के पूछे जाते हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन आप नोट करोगे, व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट द मोर्टल्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी इस क्वेश्चन में आपको ये डिस्कस करना है, यह बताना है किसके बारे में, सबसे पहले बताना है बुद्धा के बारे में, यानी जो हमारे बुद्ध भगवान होते हैं, यानी बुद्धा के बारे में आपको बताना है। और बताना है कि ये मोर्टल्स क्यों हैं, यानी ये कह सकते हो अमर क्यों हैं, इसके बारे में आपको बताना है। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, इन क्वेश्चंस को कम से कम आपको 10 से 12 लाइनों में इनका आंसर लिख के आना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपकी लिखाई है 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन, लेकिन इन 8 लाइन को आपको कुछ इस तरीके से लिख के आना है कि आपकी 10 से 12 लाइन लगें, ठीक है, 10 से 12 लाइन दिखें। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस के आंसर की। तो आप नोट करोगे, बुद्धा सेड दैट डेट इज इनवेटेबल, डेट इज अ इनविटेबल, ठीक है। द लाइफ ऑफ मॉर्टल इन द वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, ठीक है, विद ग्रीफ एंड कंबाइन विद कंपेन, फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज हु हैव बीन born can avoid death after reaching old is there is a death of such nature are living beings. It is useless to worry about death. He further taught that if humans have to overcome death, it is a possible by drawing out of the arrow of lamentation and complaint and grief. इसके बाद फुल स्टॉप, फिर मैन मस्ट ओवरकम सैरो टू बी ईट पीस, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस का आपको इतना आंसर नोट कर लेना है। और पहला क्वेश्चन जितना मैंने आपको बताया, केवल इतना आपको तैयार कर लेना है। और एक चीज़ और कर लेना, अगर आपको क्वेश्चंस को तैयार करने में दिक्कत हो रही है तो गूगल ट्रांसलेट कर लेना और इस क्वेश्चन को अच्छे और सरल भाषा में तैयार कर लेना। इसकी अगर आपको एक बार स्टोरी तैयार हो गई, एक बार हिंदी तैयार हो गई, क्वेश्चंस को आंसर आप तैयार कर लोगे। तो किसी को भी अगर इंग्लिश से रटने में दिक्कत हो रही तो हिंदी एक बार देख लेना गूगल ट्रांसलेट करके, फिर वहां से इसकी हिंदी को समझ लेना और फिर क्वेश्चंस आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा प्रोज का, ठीक है। ये हमारे प्रोज के दोनों क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डज द राइटर से अबाउट द टी। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा ऐसे करके पूछा जाएगा। हर एक चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको कुछ जगह ले लो, जैसे कि असम की जगह होती है और असम में क्या होती है, टी, यानी चाय बहुत ज़्यादा फेमस होती है। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट डज द राइटर से अबाउट, यानी राइटर ने क्या कहा था टी, यानी कि चाय, और असम की चाय के ऊपर राइटर ने क्या कहा था। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग इस तरीके से लिखोगे कि राजवीर सेड दैट नो वन रियली नोज who discovered tea. According to one story, a Chinese emperor discovered by chance one day if you leave of the twins burning under the pot fill into the water, ठीक है। As a result, he boiled water got a delicious flavor, ठीक है। It is said they were tea leaves. According to another Indian legend, Bodhidharma, an ancient Buddhist monk fell asleep during meditations, so he cut off his eyelids, ठीक है। The leaf of these planets when put in hot water and drunk vanished sleep. It is believed that he was first drunk in China in 27,000 BC. Words like चाफ एंड चीनी और चाइनीज़, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस, अब होता है क्या, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। देखो आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चंस, आपके पेपर में क्या होता है, आपके पेपर में प्रोज से क्या होता है, प्रोज से आपके पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चंस आता है। कितना, केवल और केवल एक लॉन्ग आता है, ठीक है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने ये दो क्वेश्चंस तैयार कर लिए तो एक क्वेश्चन तो आपको 100% मिल जाएगा।
ठीक है। तो बस इतना ही कह रहा हूँ इस क्लास के अंदर। जितने भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आपने लाइक किया तो मेक श्योर मैं आपको अगली क्लास अगले टॉपिक पर ज़रूर लेकर के आऊँगा। जिस तरीके से इस क्लास में मैंने 23 मार्क्स क्लियर किए, अगले क्लास में मैं 20 मार्क्स क्लियर करूँगा और फिर इसके बाद मैं आपके ग्रामर सेक्शन को कंप्लीट करूँगा। लेकिन इसके साथ साथ तभी करूँगा जब आप इस क्लास को शेयर करोगे, लाइक करोगे। चैनल को अगर आपने अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है और तैयारी एकदम अच्छे से स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करता हूँ आगे, तो देखो आगे क्या होता है, सप्लीमेंट्रीज आती है। आगे आपके सप्लीमेंट्री से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। सप्लीमेंट्री से क्या आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वो भी एक पूछा जाता है। कितना आता है, एक पूछा जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये नोट कर लो, लॉन्ग क्वेश्चन पहला नोट कर लो। क्वेश्चन हम लोगों का है कि व्हाट रोल डिड Ebraids यानी व्हाट रोल डिड ईब्राइड्स मदर प्ले इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट, ठीक है। यानी ईब्राइड की जो मदर थी, यानी ईब्राइड की जो माता जी थी, उनका क्या रोल था साइंटिस्ट बनाने में ईब्राइड को। तो ईब्राइड की माता जी ने क्या क्या उनके जीवन में किया जिसकी वजह से ईब्राइड जो थे वो एक साइंटिस्ट बन पाए, तो वो चीज़ आपको इस आंसर में बतानी होगी। तो ऐसे करके आप आंसर लिखोगे इसका कि ईब्राइड्स मदर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन हिज लाइफ। शी यूज्ड टू स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद हर सन। शी यूज्ड टू टेक keen interest in him and took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras and other equipments. She was his only champion. She presented him a children book called The Travels of Monarch X and generated interest in him towards science, ठीक है। और इस तरीके से इस पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस का आंसर आपको इतना लिख देना है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि हर एक लॉन्ग क्वेश्चंस में कम से कम आप 10 से 12 लाइनों का आंसर लिख के आना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मैंने अगर आपको 10 से 8 लाइनें करवाई हैं तो आप 8 लाइन कैसे भी आपस में पास करके आओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो क्वेश्चंस में होता क्या है कि अभी कभी कभी आप कुछ क्वेश्चंस बीच में भूल जाते हो, कभी कभी स्टार्टिंग का भूल जाते हो। तो मेन चीज़ आपको याद रखनी कि स्टार्टिंग के 2 से 3 लाइनें तो आपको क्वेश्चंस की ज़रूर याद करके जानी है। इसके बाद का जो क्वेश्चंस का आंसर होता है वो आप भले बना करके लिख देना, लेकिन स्टार्टिंग की जो लाइन होती है उसको जरूर रट लेना एकदम अच्छे से, ठीक है। यानी ईब्राइड से लगाकर इक्विपमेंट्स तक तो क्वेश्चंस एकदम अच्छे से रट के जाना, ठीक है, ताकि एग्जामिनर जब क्वेश्चंस देखे तो वो उसे यह ना लगे कि इसने तो पूरा गलत ही लिखा है, ठीक है। तो इस चीज़ को खास ध्यान रखना आप लोग, ठीक है भाई। चलिए आगे अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दे रखा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ मैडम फॉरेस्टर इन द स्टोरी ऑफ द नेकलेस। अब देखिए मैडम फॉरेस्टर होती हैं, मैडम फॉरेस्टर होती हैं, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा दी नेकलेस, ठीक है। तो दी नेकलेस जो हमारा चैप्टर होता है, इस चैप्टर में मैडम फॉरेस्टर का क्या रोल होता है इस स्टोरी में आपको वो बताना है, ठीक है। तो आंसर आप ये पूरा लिख दोगे, आप लिखोगे कि मैडम फॉरेस्टर वाज द फ्रेंड ऑफ मैडम लॉजेल, ठीक है। सी वाज अ रिच लेडी एंड यूज्ड टू लिव इन अ बिग हाउस, ठीक है। She was a helpful person as when Madame Loisel went to her to borrow a piece of jewelry. She showed her jewelry and gave her diamond necklace for the party. But when Mimi Loisel returned it after some days, she told her friend about the reality of the necklace. That was a mistake from her side. If he had told Loisel about the necklace in the beginning, poor Matilda had not to suffer a lot. और इस तरीके से इस पूरे क्वेश्चंस का आंसर आपको इतना लिख देना है। और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चंस को याद करने में, लर्न करने में कोई भी दिक्कत हो तो इस क्वेश्चन की जो भी हिंदी है ना, उसको गूगल ट्रांसलेट कर लेना। उसको क्या कर लेना, गूगल ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है।
वहाँ से इस पूरे क्वेश्चंस की आप लोग हिंदी को एकदम अच्छे से समझ लेना, और इसके बाद क्वेश्चन को जब आप तैयार करोगे तो क्वेश्चन आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ मैंने आपको समझाई है अच्छे से एकदम समझ में आपको आई होगी, और जो भी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ सभी चीज़ें आप लोग अच्छे से एकदम नोट कर रहे होगे। ठीक है, यदि मैं इसके बाद बात करता हूँ आगे, तो आगे अगर मैं बात करूँ तो देखिए अब यहाँ पर क्या होता है कि आपका पोएट्री स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाता है? पोएट्री। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, पोएट्री में क्या क्या आता है? देखिए पोएट्री में आपका पूछा जाता है, पोएट्री में आपका क्या आता है? तो पोएट्री में आपका सेंट्रल आइडिया आता है। ठीक है, सेंट्रल आइडिया आता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो पोएट्री में आपका पूछा जाता है पोयम। ठीक है, तो देखिए दोनों में से मैं आपको बता दे रहा हूँ, दोनों में आपको सबसे पहले क्या करना है? सेंट्रल आइडिया में आपको डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना है, और सेंट्रल आइडिया आपके पेपर में माय डियर स्टूडेंट 3 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का पूछा जाएगा? 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया आपके पेपर में पूछा जाएगा। इस वजह से बता रहा हूँ कि भैया आपको सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो का तैयार कर लेना है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि डस्ट ऑफ स्नो में आपको क्या क्या लिखना है। तो चलिए बात करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो डस्ट ऑफ स्नो में आप लोग इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग अगला सेंट्रल आइडिया तैयार करोगे फायर एंड आइस का। ठीक है, दूसरा सेंट्रल आइडिया आपका ये हो जाता है। ठीक है, दूसरा सेंट्रल आइडिया आपका ये हो जाता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर ये तैयार कर लेना। इसके बाद तीसरा सेंट्रल आइडिया ए टाइगर इन द जू का तैयार कर लेना। ठीक है, 4 सेंट्रल आइडिया अगर आप अच्छे से तैयार कर लोगे ना, कम से कम मिनिमम 3 तो आपको तैयार करने ही करने हैं। ठीक है, कम से कम अगर आप 3 तैयार कर लोगे तो मेक श्योर, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके पेपर में जो भी सेंट्रल आइडिया आएगा वो आपका बाहर नहीं जाएगा इस क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि आप लोग किसी भी दूसरे पर्सन के सहारे नहीं बैठोगे। आपको पहले से ही पता चल गया है कि ए टाइगर इन द जू हमको तैयार कर लेना है, फायर एंड आइस तैयार कर लेना है, हितेश भैया ने कहा था, हर्ष भैया ने कहा था। और अगर मैं ये 3 तैयार कर लेता हूँ तो मैं भैया पूरे सेंट्रल आइडिया के नंबर लेकर के आऊँगा। ठीक है, यदि आप चाहते हो कि नहीं मुझे एक और बता दो, तो भैया एमेंडा करके एक सेंट्रल आइडिया आता है, एमेंडा करके, इसको और आप तैयार कर लेना तो 4 आपके सेंट्रल आइडिया हो जाएंगे। और इसके बाद पोएट्री में पोयम आती है। इसके बाद पोएट्री में पोयम आती है टोटल 4 लाइनों की लिखने के लिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से पोयम 3 नंबर की आती है। तो इस 3 नंबर को पूरा फिक्स एकदम 100% हम फिक्स करेंगे, और फिक्स करने के लिए हम लोगों को कोई भी 2 कह सकते हो, कोई भी 2 ईजी पोयम हमको तैयार करनी है। तो सबसे पहली ईजी पोयम जो हमको तैयार करनी है, ये तैयार करनी 4 लाइनों की, जो कि हमारी डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर से मैंने इस पोयम को उठाया है। इसके बाद ये 4 लाइन की एक और पोयम तैयार कर लेनी है आपको, जो मैंने ए टाइगर इन द जू चैप्टर से उठाई हुई है। ठीक है, तो ये 4 लाइनों की 2 पोयम तैयार कर लोगे तो यहाँ से आपके ये 3 नंबर क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद अगर आपने ये सेंट्रल आइडिया तैयार कर लिए तो 3 नंबर आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और इस तरीके से आज की इस क्लास के अंदर माय डियर स्टूडेंट हमने आपके डिस्कस किए ऐसे क्वेश्चंस जो आपके पेपर में 23 नंबर आपको दे करके जाएंगे। और आज की इस क्लास को अगर आपने पूरा देखा होगा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस क्लास को देखने के बाद आप लोगों के, आप सभी स्टूडेंट के 23 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं। यानी ऐसे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे जो आपको पेपर में 23 नंबर दे करके जाते हैं। और अगर आपको इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट की टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए कि 20 नंबर टॉपिक रिलेटेड वीडियोस, 10 नंबर टॉपिक रिलेटेड वीडियोस, 40 नंबर टॉपिक रिलेटेड वीडियोस, 15 नंबर टॉपिक रिलेटेड वीडियोस, हर एक सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी सब्जेक्ट की, आप इस वीडियो को कम से कम 10,000 लाइक तक पहुंचा दीजिएगा। और इस क्लास के बाद जो आपको नेक्स्ट क्लास देखने को मिलेगी वो आपकी होने वाली है भैया, कह सकते हो कि सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो